हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं आज के छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में कुषाण वंश। कल तक हमने कहाँ तक देखा था? सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, और आज हम देखेंगे कुषाण डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ये सारी जो डायनेस्टीज़ हम देख रहे हैं ये नेशनल डायनेस्टी है, रीजनल नहीं है। अभी रीजनल डायनेस्टी आएगी, पर फ़िलहाल हम नेशनल डायनेस्टीज़ देख रहे हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश से, दैट इज़ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, लेट्स सी। कुषाण डायनेस्टी। छत्तीसगढ़ was also under the dominance of Kushan dynasty. Kushan ruler Kanishk and Vikramaditya. The coins of the Kushan dynasty ruler Kanishk and Vikramaditya have been obtained from this region. Place तेलीकोटा विलेज, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ से कॉइन्स मिले हैं। गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम खरसिया, रायगढ़ बाई C.K. साहू आर्कियोलॉजिस्ट। कॉपर कॉइन्स फ्रॉम बिलासपुर। अब हम पहले आपने सुन लिया ना, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने एक बार आपको ये पढ़ के सुना दिया है कि ये था क्या। तो जो कुषाण डायनेस्टी था, जो छत्तीसगढ़ है अपना, कुषाण डायनेस्टी का डोमिनेंस छत्तीसगढ़ के ऊपर रहा है। छत्तीसगढ़ में इनका डोमिनेंस पाया गया है, देखा गया है इस चीज़ की। इन सभी बातों का प्रूफ मिला है, एविडेंस मिला है। ठीक है, तो उस समय का कुषाण रूलर कौन कौन था? विक्रमादित्य और कनिष्क। विक्रमादित्य की तो स्टोरियाँ सुनी होगी सबने, मॉरल साइंस की बुक में रहती है, वही उससे कनेक्ट कर लेना। आगे वो हम आएगा, देखते हैं। ठीक है, और इसी डायनेस्टी के जो कॉइन्स मिले हैं, जो कि कनिष्क और विक्रमादित्य के टाइम के थे, इसकी प्रामाणिकता साबित होती है कि छत्तीसगढ़ पे इन दोनों का, मतलब इस राजवंश का डोमिनेंस रहा था। ठीक है, अब ये कहाँ से मिला है वो देख लेते हैं। तो जो प्लेस से मिला है, मतलब कॉइन्स मिले हैं ना, द कॉइन्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूलर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रीजन। तो कौन कौन से कॉइन्स मिले, कौन कौन सी जगह थी जहाँ से ये कॉइन्स मिले हैं? तो तेलीकोट विलेज, जो कि कहाँ है? रायगढ़ में। तेलीकोट है ना, इसको तेलीकोट भी आप पढ़ सकते हो। तेलीकोट विलेज, रायगढ़, और बिलासपुर में और कोरबा में, इन 3 जगह से ये कॉइन्स, कुषाण डायनेस्टी के कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड कॉइन्स, जो कि कहाँ से मिला है? खरसिया, रायगढ़ से गोल्ड कॉइन्स भी मिला है इस डायनेस्टी का। और इसको किसने खोजा है? इसके खोजकर्ता थे C.K. साहू। इनका नाम याद रखिएगा, C.K. साहू। और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब पे हम पुरानी वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है बात को बढ़ाने का, बार बार वही चीज़ रिपीट करने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो ये कॉपर कॉइन्स है, ये, हाँ, गोल्ड कॉइन्स हमने देखा कहाँ से मिला? खरसिया, रायगढ़ से। और किसने खोजा? C.K. साहू, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। और कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं। तो कुछ कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि कहाँ से मिले हैं? बिलासपुर से मिले हैं। ठीक है, ये सारी जगह का नाम
और ये सारा कौन सा कॉइन कहाँ मिला है ये याद रखना है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, गोल्ड कॉइन खरसिया रायगढ़ से मिला है, सीके साहू ने इसका खोज किया है, और कॉपर कॉइन्स बिलासपुर से मिला है। और बाकी और भी कॉइन्स मिले हैं कहाँ कहाँ से, टेलीकोट रायगढ़ गांव से, और बिलासपुर और कोरबा में भी मिले हैं। ये 3 जगह बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ याद रखना, यहाँ से कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नोट देख लेते हैं क्या है। इन 78 AD ड्यूरिंग एंथ्रोनमेंट ऑफ द कुषाण रूलर कनिष्क स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर कॉल्ड शक कैलेंडर। हाँ, तो इन लोगों ने ये जो कुषाण डायनेस्टी की जो पीरियड रहा था, जो टाइम चल रहा था, जो टाइम पीरियड था, जो एरा था, उस टाइम पे इन लोगों ने एक कैलेंडर लॉन्च किया था, अपना खुद का कैलेंडर, जिसको शक कैलेंडर कहा जाता है, शक कैलेंडर। ठीक है, उस कैलेंडर को इन्होंने कब लॉन्च किया था, इन 78 AD। इसको हिंदी वालों के लिए ईसवी, AD को ईसवी कहते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में तो AD ही रहेगा। और AD और BC वाला तो कॉन्सेप्ट देखा था ना, बिफोर क्राइस्ट, एंड वही सब था कि ईसा पूर्व और ईसवी 2 होता है हिंदी में, और इंग्लिश में BC और AD चलता है सिस्टम। तो ये 78 AD में शक कैलेंडर लॉन्च हुआ था, स्टार्ट किया गया था। और ऐसा माना जाता है जो हिंदू कैलेंडर है ना, द हिंदू कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन शक कैलेंडर एंड इट्स फर्स्ट मंथ इज़ चैत्र एंड लास्ट मंथ इज़ फागुन। तो हिंदुओं में मान्यता है ना कि चैत्र महीने से ही शुरुआत होता है नए साल का। हम न्यू ईयर कब मनाते हैं, चैत्र पे मनाते हैं। मतलब अब तो नहीं मनाया जाता है, अब के टाइम पे देखोगे तो बहुत कम हो गया है, पर धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अब फिर मैं चले जाऊँगी, कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाएगा ये, तो इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट आप सब समझदार हो, सबको समझ आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। धीरे धीरे जो है ये स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो न्यू ईयर कब हम ऐसे देखें तो 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। हिंदू जो कल्चर है उसमें कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है चैत्र महीने में। और हिंदू कैलेंडर जो बनता है ना, वो यही शक कैलेंडर पे बेस्ड है। जो हिंदू अभी भी जो कैलेंडर्स बन रहे हैं वही ये शक संवत पे बेस्ड है। ठीक है, और इसका आखिरी महीना कौन सा आता है, फागुन को आप होली से रिलेट कर लेना, फागुन फगुआ ये सब कहा जाता है ना, फागुन के महीने में ही तो होली मनाते हैं, तो वो है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है ये ध्यान में रखना, चैत्र। ये कई बार मतलब कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना, और हिंदी कैलेंडर ये देखना पड़ेगा, आप शायद लैंग्वेज वगैरह में ये आएगा तो आएगा, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आ सकता है, मतलब ये आएगा ही। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो सारे महीने हैं ना, ये याद करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ता है। जो चैत्र बैसाख ऐसे ऐसे करके पूरा फागुन तक आखिरी में आएगा ना, वो पूरा का पूरा 12 महीना याद रखना पड़ेगा। हम जैसे जनवरी फरवरी याद करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के पेपर में PSC में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमादित्य, विक्रम और बेताल से कर लेना। टेलीकोट एक अलग सा थोड़ा नाम था, तो उसको मैंने आपको बताना है कि आप उसको पेटीकोट जो होता है ना, उससे आप उसको रिलेट करके पढ़ सकते हो। अभी जिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, भैया कंट्रोवर्शियल लग रहा है, वो थोड़ा दूर ही रहें। ये मेरा प्राइवेट यूट्यूब चैनल है, और मैं अपने प्राइवेट चैनल पे अपनी प्राइवेट राय, पर्सनल राय रख रही हूँ, और अपने पर्सनल तरीके से बता रही हूँ। जिनको जमता है वो देखें, नहीं जमता है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो ना देखें, इग्नोर कर दें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाकाटक डायनेस्टी। क्या है इसका नाम, वाकाटक डायनेस्टी। एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 2021 के PSC में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि
सातवाहन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद मतलब पतन के बाद कौन सी डायनेस्टी साउथ में इमर्ज हुई थी, कौन सी डायनेस्टी का उदय हुआ था, तो वो वाकाटक रहेगा। ये बहुत ही जो फर्स्ट पॉइंट मैं लिख के रखी हूँ, ये 2021 पीएससी का क्वेश्चन था। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाकाटक डायनेस्टी इमर्ज्ड इन द साउथ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पहले आ चुका है, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आए, पर एक बार के लिए इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, साउथ में सातवाहन डायनेस्टी के पतन के बाद वाकाटक डायनेस्टी का उदय हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ में हुआ था। सातवाहन कौन सी डायनेस्टी थी? बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डालते रहूँगी ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। तो सातवाहन एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ठीक है, अब हम वाकाटक में पढ़ रहे हैं तो वाकाटक में वापस आ जाते हैं। वाकाटक का कैपिटल क्या था? नंदीवर्धन, जो कि महाराष्ट्र में है। एट प्रेजेंट नागपुर एरिया में। देयर कैपिटल वॉज नंदीवर्धन इन महाराष्ट्र, एट प्रेजेंट नागपुर एरिया। ठीक है, अब और भी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। एज पर हिस्टोरियन पालचंद्र जैन, वाकाटक विलेज situated in Orcha in the origin is the origin place of वाकाटक। ओरछा जो कि नारायणपुर में है ना, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मतलब सिर्फ एक दिमाग में स्टोरी रख लेना, ऐसा कुछ इसको वो नहीं है कि आपको इस पॉइंट को एकदम याद करने वाला कुछ है, पर एक बैकग्राउंड स्टोरी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका ऐसा मानना है, जिसका नाम था, कुछ हिस्टोरियंस में पालचंद्र जैन हैं, जिन्होंने कहा कि जो वाकाटक विलेज है वो ओरछा में स्थित है। ओरिजिन प्लेस उसका वाकाटक का ओरछा रहा है। नंदीवर्धन को नहीं मान के ओरछा को मान रहे हैं कुछ हिस्टोरियंस, जिसका नाम क्या था? कुछ हिस्टोरियन में एक जन का नाम हम देखेंगे, वो है पालचंद्र जैन का। उन्होंने ऐसा कहा है कि ओरछा में, और ओरछा नारायणपुर में है, नारायणपुर वाले एरिया में। बट ये उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको याद वाद नहीं करने का मतलब है, बस एक दिमाग में स्टोरी रहनी चाहिए। कि क्या है ना कि कई हिस्टोरियंस अलग अलग दावा करते हैं। हिस्ट्री तो क्या है, बहुत डिबेट का मुद्दा है ही हिस्ट्री भी। कुछ लोग किसी चीज़ को मानेंगे, कुछ लोग किसी चीज़ को मानेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको याद करते हुए चलना है। ये सालों की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दोनों चीज़ें अपने को देखना पड़ता है। अभी अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो सिर्फ नंदीवर्धन मान के चलते हम। वैसे तो नंदीवर्धन ही है, ज़्यादातर जगह में नंदीवर्धन माना गया है, इसलिए हम इसको टॉपिक बना के चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ मेजर रूलर्स और प्रोमिनेंट रूलर्स देख लेते हैं उस टाइम के। तो जो सबसे पहला रूलर हम देखेंगे किसका? वाकाटक डायनेस्टी का। वाकाटक डायनेस्टी का पहला रूलर है विंध्य शक्ति, और ऐसा माना जाता है कि विंध्य शक्ति ही वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर भी है। क्या है? फाउंडर भी, मतलब इसी ने ही इस वंश की स्थापना करी है। और वाकाटक भी अभी हम क्या देख रहे हैं, ये एक नेशनल डायनेस्टी है ना। ठीक है, नेशनल डायनेस्टी। तो अभी तक हमने कितनी नेशनल डायनेस्टीज पढ़ ली? पहला हमने जो पढ़ा था वो था मौर्य साम्राज्य पढ़ा। उसके बाद फिर हम सातवाहन में आ गए, फिर हम देखे कुषाण शासक, कुषाण वंश। उसके बाद अब वाकाटक देख रहे हैं, आगे और भी आएगा, पर अभी हम ये देख रहे हैं। तो वाकाटक का जो मेजर रूलर्स थे उनमें पहला नाम आता है विंध्य शक्ति का। ऐसा मान्यता है कि विंध्य शक्ति ने ही इस वाकाटक डायनेस्टी की स्थापना करी। तो हम विंध्य शक्ति को ही मान के चलेंगे कि वो कौन है? फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी है। उसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो रूलर रहा वो था प्रवरसेन वन। कौन? प्रवरसेन वन। प्रवरसेन को ना और कुछ से कनेक्ट मत कर लेना, साउंड्स लाइक डिफरेंट थिंग्स, बट थिंग्स नहीं बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। लेकिन
तुम कनेक्ट मत करना उस चीज़ से। प्रवरसेन वन, इसका हाँ ये कौन था? विंध्य शक्ति का बेटा था, उसकी औलाद था, ठीक है। और ही वॉज द सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति। अब बेटा था तो सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी भी यही था। कौन था? विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रवरसेन। अभी बाप का जायदाद तो बेटे को मिलता है ना, तो बस वही बात है। इसने अपने आप को सम्राट की उपाधि दे रखी थी। क्या उपाधि इसको मिली हुई थी? सम्राट, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी होल्ड्स द टाइटल ऑफ सम्राट। और अभी दूसरा ही तो था ना, मतलब पहला तो विंध्य शक्ति था, उसने अपने आप को सम्राट का क्या टाइटल नहीं दिया, तो ये पहला हो गया, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को सम्राट बोल दिया। उसके बाद देखते हैं आगे, देखेंगे, सॉरी ये इतना फैक्ट याद रखो यहाँ तक का। अभी इसमें हमने देखा मेजर रूलर्स में विंध्य शक्ति जो है वो इसका फाउंडर रहता है और प्रवरसेन उसका पुत्र रहता है और सक्सेसर भी रहता है। अब देखते हैं वाकाटक को पहले तुम कैसे कंसीडर करोगे, या तो टकाटक से कर लो, टकाटक आता था ना, मेरे को ये टेस्टी लगता था, इसलिए मेरे पास जैसे ही मेरे दिमाग में वाकाटक आया ना, सबसे पहले दिमाग में टकाटक ही आया था। और नहीं तो तुम सब तो होशियार हो, अब ये पिक्चर देख के तो समझ आ ही गया होगा तुमको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वाकाटक साउंड्स लाइक दैट, है ना, डैश डैश। बस ज़्यादातर लोग ना देखना इसी से कनेक्ट करोगे तुम लोग, मैं जान रही हूँ ना, टकाटक से कम ही लोग करोगे, इसीलिए लगा दी दोनों, जिसको जिसमें कंफर्ट हो, जो भी तुम्हारा कंफर्ट जोन हो उसके हिसाब से कर लेना। इसने क्या टाइटल क्या रखा था इसने अपने आप का? सम्राट का टाइटल इसने अपने आप को दे रखा था। इसके पास सम्राट का टाइटल था, ये पहला रूलर था जिसने सम्राट का टाइटल रखा था, जिसके पास सम्राट का टाइटल था, क्योंकि इससे पहले तो विंध्य शक्ति आया है ना। विंध्य शक्ति के पास क्या था? नहीं था, वो सिर्फ इसका संस्थापक था वाकाटक डायनेस्टी का। अब देखते ही परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध यज्ञ। मैंने पिछले क्लास में ना तुम लोगों को बोला था कि अश्वमेध यज्ञ आने वाला है, तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये भी जान लो। अभी तो अपने पास है टाइम और टॉपिक भी अपने को ज़्यादा नहीं कवर करना है, तो इसको हम देख लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ ये होता है, ये एक मतलब पहले बहुत सारे रिचुअल्स होते थे ना हिंदू धर्म में, तो ये एक टाइप का यज्ञ रिचुअल था जिसमें क्या किया जाता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था, खुले छोड़ दिया जाता था कि जा भाई वो, और वो जहाँ जहाँ तक जिस जिस राज्य से गुज़रा वो सारे राज्य जो हो गए किसके हो गए, मतलब उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। और जिस राज्य ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो क्या होता था कि राजा को जाना पड़ता था उस राज्य के राजा के साथ युद्ध करने के लिए। फिर जो जीता वो नेक्स्ट मतलब हो जाता था, मतलब उसके हाथ में पावर आ जाता था, ठीक है, तो वो अपना राज्य बचा लेता था, ये भी रहता था। और बाकी जितने जगह तक घोड़ा गया रहता था वो सारी जगह राजा की हो जाती थी। तो मतलब राज्य विस्तार करने का एक तरीका था। अश्वमेध का पहला स्टोरी आप देखोगे रामायण काल में ही हमको देखने को मिलता है, जब राम जी ने घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ के दौरान। जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था जिसको राम जी ने छोड़ा था, वो उस घोड़े को किसने पकड़ लिया था? उन्हीं के दोनों बच्चों ने पकड़ लिया था। उनका नाम था लव कुश। उन्होंने मतलब राजा राम की अधीनता को स्वीकार नहीं करने के लिए या उनको दिखाने के लिए, अब ये सब तो भाई होई है वही जो राम रचि राखा है ना, जो राम जी ने पहले से रच रखा है, जो पहले से डिसाइड हो चुका है डेस्टिनी में, होता वही है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी चाह लें, होगा वही जो राम जी ने डिसाइड कर रखा है। तो ये सब भी उनकी लीला रही थी। तो बस ये वही स्टोरी है अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ यही होता है, घोड़े को छोड़ दिया जाता है, राज्य विस्तार का एक तरीका होता है ये बेसिकली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है।
और नहीं आया होगा तो भाई और दूसरे लैंग्वेज में समझाना मेरे को नहीं आता है यार, सॉरी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हम देख रहे थे कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और इसने अपना राज्य विस्तार 4 बार करा ना, 4 बार इसने ही अश्वमेध यज्ञ किए। To demonstrate his power, kings used to perform many yajnas. Later Vedic age, 18 types of yajnas. Ashwamedh yajna was one of these yajnas. Expansion of the empire is the major motive, and this Ashwamedh yajna was performed for the expansion of the empire. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। क्यों किया जाता था किंग, और एक मतलब काइंड ऑफ शो ऑफ भी था ना, कि दिखाना है कि हमारे पास इतना पावर है कि इतने लोग जो हैं वो हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। अधीनता यानी सुप्रीमेसी, उसकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल लेटर वैदिक एज में एक और पॉइंट याद कर लो, लिख लो, मेंशन कर लो कि टोटल 18 टाइप्स के यज्ञ का मेंशन किया गया है, जिसमें से एक अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रवरसेन। यहाँ तक अश्वमेध यज्ञ तक देख लिया ना, प्रवरसेन सन। अब जो है भैया नेक्स्ट कौन बनेगा रूलर? प्रवरसेन हुआ, प्रवरसेन प्रथम आ चुका है ना, विंध्य शक्ति, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन का ही बच्चे होंगे, जो पुत्र होंगे, जो औलाद होंगी, वही तो नेक्स्ट बनेंगी ना, नेक्स्ट रूलर तो वही बनेंगे। तो प्रवरसेन के 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, जिसका नाम था, एक तो था गौतमी पुत्र और एक था सर्वसेन। गौतमी पुत्र और सर्वसेन। तो पहले हम गौतमी पुत्र के बारे में देखते हैं, क्योंकि गौतमी पुत्र बड़ा बेटा था। गौतमी was elder son and he died during the ruling period of प्रवरसेन। जब प्रवरसेन का राज चल रहा, पहले एक बार के लिए पूरा फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, गौतमी was elder son. He died during the ruling period of Pravarsen. His son Rudrasen one, grandson of Pravarsen. उसका जो, अब इसको हम पढ़ेंगे ना, आगे सारी चीज़ों को समझेंगे। He ruled in the capital of Vakatak, that is Nandivardhan. Sarvasen. He just aparted from Nandivardhan. He made his capital Vatsgulm of Vakatak and ruled there. अब हम डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या है। ये पॉइंट्स याद कर लेना। पहले तो क्या है कि गौतमी पुत्र जो था वो प्रवरसेन का बड़ा बेटा था, पर क्या होता है ना, उसकी मृत्यु ही हो जाती है जब प्रवरसेन राज करता था ना, उसके रूलिंग पीरियड के समय ही, उसके रूलिंग एरा के समय ही, रूलिंग पीरियड के समय ही उसके बड़े बेटे गौतमी पुत्र का देहांत हो जाता है, वो मर जाता है। तो जो उसका वो था, मतलब जो राज्य था, अब अगला कौन बनेगा ना, सक्सेसर कौन था, उत्तराधिकारी जो बनता है वो अगला उसका बेटा रहता है, प्रवरसेन के बेटे का बेटा। यानी कि प्रवरसेन का बेटा कौन हुआ? गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र का बेटा रुद्रसेन उसके बड़े बेटे का बेटा बनता है, मतलब कि ग्रैंड सन ऑफ प्रवरसेन जो है रुद्रसेन वन, ये बनता है फिर अगला उत्तराधिकारी। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ प्रवरसेन। ठीक है, और इसका राजधानी क्या रहता है? नंदीवर्धन। वो मतलब नंदीवर्धन ही हम देखते आ रहे हैं ना, वकाटक डायनेस्टी का अभी तक का जो राजधानी चले आ रहा है वो क्या है, कैपिटल क्या है? नंदीवर्धन है। तो ये वही नंदीवर्धन में ही इसने पूरा रूल करा था। ठीक है, अब अगला देखते हैं सर्वसेन के बारे में। सर्वसेन जो था वो नंदीवर्धन से चला गया था, बस चला ही गया था। ही जस्ट अपार्टेड फ्रॉम नंदीवर्धन। और क्यों गया था, उसके पीछे का रीज़न ऐसा माना जाता है कि उसने उसकी सुप्रीमेसी, मतलब उसकी अधीनता, उसके, अब वो तो उसका भतीजा हो गया ना रुद्रसेन,
रुद्रसेन उसका भतीजा हो गया, उसके बड़े भाई का बेटा था तो उसका भतीजा हो गया, कुछ भी कहो तो सर्वसेन से छोटा था। तो उसने उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया कि भाई मैं इसका नहीं मानूंगा कि ये मेरे ऊपर राज करेगा, इसकी बातें मैं नहीं मानूंगा। कई बार देखना घर में भी ऐसे कलेशेस होते हैं ना, ये सारे कलेश घर में भी तुमको देखने को मिल जाएंगे, बड़े भाई छोटे भाई भतीजे इन सब के बीच में। तो ये चला जाता है नंदीवर्धन से दूर, और वाकाटक में ही एक जगह था वत्सकुल, ठीक है, ये वहाँ पे रूल करता है, वहाँ पे अपनी उस वत्सगुल्म को ही अपना कैपिटल बना लेता है और वहीं पे राज करने लगता है। वो उसका रूलिंग वाला जो एरिया रहता है वत्सगुल्म रहता है, उसी को अपना कैपिटल बना के वहीं पे राज करता है। रीज़न क्या था? रुद्रसेन की अधीनता, उसकी सत्ता मानने से मना कर दिया था इसने। किसने? सर्वसेन ने। तो प्रवरसेन के 2 बेटे थे, गौतमी पुत्र और सर्वसेन। तो गौतमी पुत्र तो भाई उसके रूलिंग पीरियड में ही मर जाता है, और सर्वसेन जो है वो चला जाता है डायनेस्टी को छोड़ के। किस लिए? क्योंकि वो उत्तराधिकारी जो है रुद्रसेन को बना देता है प्रवरसेन, इस बात से वो नाखुश रहता है। कौन? सर्वसेन नाखुश रहता है, इसलिए वो चला जाता है। ठीक है। अब एक स्टोरी इसमें एक ये भी है कि जो समुद्रगुप्त था ना, वो पहला ऐसा इंडियन रूलर था जिसने अपना एम्पायर साउथ तक भी फैला दिया था। वाकाटक कहाँ का है? साउथ में है। तो जो इसको, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इंडिया का नेपोलियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई भी युद्ध हारा नहीं था, और आगे इसका जिक्र आएगा, पर ये कहानी जो ध्यान में आई क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता था, तो ये मैंने आपको बता दी। कभी भी नहीं हारा था ये, इसलिए इसको क्या बोलते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये तो प्रवरसेन की रही कहानी। अब प्रवरसेन का अगला सक्सेसर कौन बनेगा? उत्तराधिकारी रुद्रसेन। अब देखो, अश्वमेध यज्ञ था ना, इसीलिए तुम लोग भूल ना जाओ, 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे। थोड़े थोड़े बीच में लाइट करते चलना मूड को। उसके बाद रुद्रसेन वन किसके बारे में देख रहे हैं हम? रुद्रसेन वन के बारे में। तो ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ रुद्रसेन वन, समुद्रगुप्त वॉज इंगेज्ड इन साउथ एक्सपीडिशन। हाँ, समुद्रगुप्त का जिक्र अभी मैं कर ही रही थी, देखो समुद्रगुप्त आ भी गया। ड्यूरिंग दिस समुद्रगुप्त डिफीटेड साउथ कौशल रूलर महेंद्र, बस्तर रूलर व्याघ्रराज। ठीक है। रुद्रसेन पहली बात तो कौन था? ही वॉज द सक्सेसर ऑफ प्रवरसेन, क्योंकि प्रवरसेन के बाद में जो उनके दोनों बेटे थे उनकी स्टोरी हमने देख लिया क्या क्या रही, तो इसलिए पोता को बना देता है, तो पोता राज करता है, पोता राजा बन जाता है। रुद्रसेन वन के नाम से इसने अपना राज किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। पर इसी समय समुद्रगुप्त भी भैया भी आ जाते हैं, और वो तो कभी हारे ही नहीं थे, हारना उनको आता ही नहीं था। तो वो अपना साउथ एक्सपीडिशन, मतलब कि अपने साउथ को जीतने के जर्नी के दौरान, मतलब इसी समय जो रुद्रसेन का पीरियड था ना, इसी वक्त समुद्रगुप्त भी निकले थे साउथ में विजय प्राप्त करने के लिए। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी जगह को हराया था, कौन कौन से राजों को हराया था, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। तो ड्यूरिंग दिस समुद्रगुप्त डिफीटेड साउथ कौशल रूलर महेंद्रगुप्त, बस्तर रूलर व्याघ्रराज। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वाकाटक तो साउथ में है, फिर ये साउथ कौशल और बस्तर कहाँ से आ गया? तो भाई समुद्रगुप्त जब जाएगा तो इधर से होई के तो जाएगा ना, इधर भी तो अपने आप को जीतना चाहेगा। रास्ते में पड़ता है ना, नॉर्थ इंडिया में आते हैं हम, छत्तीसगढ़ जो है नॉर्थ इंडिया में आता है, तो नॉर्थ इंडिया में ही तो ये गुप्ता डायनेस्टी कहाँ इमर्ज हुई थी, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो यहाँ से हो के जाता है, यहाँ पे भी अपनी विजय पताका लहरा देता है। तो इसीलिए किसको किसको हराया था? व्याघ्रराज और महेंद्र को। महेंद्र कहाँ का था? साउथ कौशल का रूलर था, और बस्तर का रूलर कौन था? व्याघ्रराज। ठीक है। अगला हम देखते हैं
पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम, son of Rudrasen, peace-loving ruler. He was called युधिष्ठिर of his own age. क्या है, अब रुद्रसेन का पुत्र आ गया कहानी में। रुद्रसेन तो आया ही आया, अब रुद्रसेन के बाद उसका पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम। तो ये किसका सक्सेसर, किसका उत्तराधिकारी था? रुद्रसेन प्रथम का। और ये उसका बेटा भी था, इसलिए उत्तराधिकारी था। ये तो कॉमन सी बात हो गई। और ये बहुत ज़्यादा पीस लविंग रूलर था, मतलब इसको लड़ाई झगड़ा वगड़ा थोड़ा, मतलब ये सब चीज़ से दूर रहता था, उसको पसंद नहीं था, उसको शांति ज़्यादा प्रिय थी। और ही वॉज कॉल्ड द युधिष्ठिर ऑफ हिज ओन एज। अब युधिष्ठिर के बारे में तो हम जानते ही ना, हम सब ने पढ़ा है, महाभारत देखा भी है। महाभारत में जो युधिष्ठिर थे, उनका जो कैरेक्टर था, जो उसकी क्वालिटीज़ थी, वो सारी कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ इसके में भी मिलती जुलती क्वालिटीज़ थी। इसलिए इसको उस टाइम का, उस एरा का युधिष्ठिर बोला गया। कब का? जब वाकाटक का शासन था, उस टाइम का ये युधिष्ठिर, अपने टाइम का युधिष्ठिर माना गया। कुछ बातें होती हैं ना, तो ये वैसा था। मोर ध्वज वाले में पढ़ा था ना, सत्यवादी था, वैसा। तो वैसे ही ये युधिष्ठिर था इस एरा का, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत पीस लविंग था। तो चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के रूलर्स हम कल देखेंगे। आज हमने टोटल 5 रूलर्स के बारे में देखा। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन 1, प्रवरसेन 1 के दोनों पुत्र के बारे में सुना स्टोरी, और उसके बाद रुद्रसेन 1, पृथ्वीसेन। तो इसको कैसे कितने जो मेन नाम रहेगा रूलर्स का, वो क्या क्या था जिन्होंने राज किया, वो विंध्य शक्ति, प्रवरसेन 1, रुद्रसेन 1, पृथ्वीसेन। इसको ना क्रमशः यानी कि ऑर्डर इसी सीक्वेंस में याद करना। चलो, थैंक यू। आई होप समझ में आ रहा होगा और क्लास अच्छी लग रही होगी। ओके, बाय बाय। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। अभी ये बचा हुआ है ना वाकाटक के रूलर्स और भी हैं, वो भी हम कल देखते हैं। आज मेरे को थोड़ा जल्दी है, इसीलिए पहले बाय बाय बोल रही हूँ। चलो, बाय बाय, टेक केयर।